वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंट्रोल एंड टाइमिंग के बारे में इन कंप्यूटर्स। तो इससे पहले भी हमने बहुत सारे जो आपके सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट्स थे वो डिस्कस किए थे, कॉम्बिनेशनल सर्किट्स डिस्कस किए थे। तो हमने बात की थी कि जैसे अगर फ्लिप फ्लॉप्स या रजिस्टर्स जो होते हैं वो अपना काम तब परफॉर्म करते हैं फ्लिप फ्लॉप्स जब उनको क्लॉक पल्स दी जाती है। ठीक है, तो क्लॉक पल्स पे वो अपना काम करते हैं, लेकिन उसका जो स्टेट है वो किसकी बेसिस पे चेंज होता है? कंट्रोल की बेसिस पे। टाइमिंग सिर्फ उसको टाइमिंग देता है। जैसे कि यदि एक क्लॉक है तो वो उसको टाइम बताती रहती है कि इतने सेकंड्स हो चुके हैं, ये ऑपरेशन आपका हो जाना चाहिए इतने सेकंड्स में, है ना। तो इसकी जो टाइमिंग की कैलकुलेशन होती है कंप्यूटर सिस्टम में वो किसके थ्रू होती है? क्लॉक पल्स के थ्रू होती है। और इसको कौन जनरेट करता है? कंट्रोल सिग्नल्स के थ्रू ये होती है जनरेट। ठीक है, लेकिन कोई भी रजिस्टर की यदि हम बात करें तो रजिस्टर का डेटा कभी भी क्लॉक से चेंज ऑटोमेटिकली नहीं होता। वो किसके लिए वेट करता है? कंट्रोल सिग्नल के लिए। कंट्रोल सिग्नल के थ्रू जब उसको ऐसा सिग्नल मिलता है कि कुछ रीड करना है या राइट करना है या कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन कोई भी माइक्रो ऑपरेशन, सिर्फ तभी वो ऑपरेशन परफॉर्म होता है और उस रजिस्टर के कंटेंट्स चेंज होते हैं। ठीक है, तो जो कंट्रोल सिग्नल्स हैं वो कहाँ जनरेट होते हैं? कंट्रोल यूनिट में। एंड दे प्रोवाइड कंट्रोल सिग्नल्स फॉर मल्टीप्लेक्सर्स इन कॉमन बस कंट्रोल इनपुट। तो मल्टीप्लेक्सर जो है उसमें वो क्या करता है? कॉमन बस के लिए कंट्रोल इनपुट्स देता है प्रोसेसर में, रजिस्टर्स में, या कोई भी माइक्रो ऑपरेशंस परफॉर्म करने हों यदि एक्यूमुलेटर में या कहीं भी, तो किसकी नीड होती है हमें? टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल्स की। ठीक, टाइमिंग सिर्फ ये ध्यान रखने के लिए कि जैसे हमने बात की थी एक इंस्ट्रक्शन है तो वो कब फैच होगा, कब डिकोड होगा, और कब एग्जीक्यूट होगा, तो उसके लिए टाइमिंग लगता है ना, कि इतनी क्लॉक में वो डिकोड हो जाना चाहिए, इतनी क्लॉक में उसको फैच कर लें, उतने में उसको एग्जीक्यूट कर दें। वहीं पर उसको कंट्रोल सिग्नल भी चाहिए होता है जो परमिशन देते हैं। एक तरह से आप ये कह सकते हो कंट्रोल सिग्नल जो होता है वो परमिशन देता है कि यस, हम उसको रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, या किसी को क्लियर कर सकते हैं। किसी रजिस्टर में जो डेटा है उसको अगर ज़ीरो ले जाना है तो ज़ीरो कर सकते हैं, या इंक्रीमेंट कर सकते हैं। ये सब कौन देता है? कंट्रोल सिग्नल। तो यदि हम यहाँ पर बात करें, ये एक आपका कंट्रोल यूनिट है किसी बेसिक कंप्यूटर की, यदि हम बात कर लें तो यहाँ पर क्या है हमारे पास में? देखिए, ये है आईआर। आईआर मतलब कि इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। ये रजिस्टर कितने बिट का है? 16 बिट रजिस्टर है। देखो, 0 से लेकर के 15 तक की बिट्स हैं इसमें। तो शुरू की जो बिट्स होती हैं ये या तो आपके डेटा को कंट्रोल करके डेटा को होल्ड करती हैं। 12 बिट का इसमें डेटा रहता है। ठीक है, और या फिर हम ऑपरेंड्स बोल सकते हैं, या एड्रेस हो सकता है। तो और ये जो 12, 13 और 14 3 बिट हैं ये रहती हैं ऑप कोड की, मतलब ऑपरेशन कोड। ऑपरेशन कोड नाम में ही आ गया कि वो एक कोड है, मतलब उसको क्या करना पड़ेगा? डिकोड करना पड़ेगा। तो 3 बिट जो रहती हैं उसको जब हम डिकोड करते हैं तो क्योंकि बिट है यानी 2 स्टेट हो सकते हैं, और 3 है इसलिए 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 मतलब होता है 8। तो ये है हमारा 3x8 डिकोडर। मतलब इनपुट जाएंगे इसमें 3, और इससे जनरेट क्या क्या होगा? टोटल 8 बिट्स जनरेट होंगी इससे, D0, D1, D2, D3 से लेकर के D7 तक की। क्लियर है? और ये है हमारी जो 15th बिट है, यहाँ पर लिखा है आई। ये जनरली मोड बताता है कि जो हमारा एड्रेसिंग मोड है वो क्या होगा? रजिस्टर, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, ठीक है, रेफरेंस, कौन सा इंस्ट्रक्शन मोड है, एड्रेसिंग मोड है, वो ये वाली बिट बताती हैं। अब ये सब जब सिग्नल्स यहाँ पर जाते हैं तो ये है कंट्रोल एंड लॉजिक गेट्स। तो यहाँ पर से क्या है, और भी इनपुट्स इसको मिलते हैं और यहाँ से क्या जनरेट होता है? कंट्रोल आउटपुट। वैसे ही यदि हम बात करें तो ये है हमारा सीक्वेंस काउंटर। इसके अंदर 3 इनपुट होते हैं। एक तो ये क्लॉक लेता है, ठीक है, दूसरा ये क्लियर कर सकते हैं हम इसको, या फिर हम इसको इंक्रीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर से जो है 4 बिट्स निकलती हैं, मतलब ये टोटल काउंटिंग कहाँ तक करता है?
0 से लेकर के 15 तक की काउंटिंग करता है, तो ये इसको टाइमिंग सिग्नल दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ से इसको मिल रहा है टाइमिंग सिग्नल, और यहाँ पर से इसको क्या मिल रहा है, जो इंस्ट्रक्शन लाए थे वो डिकोड होके मिल रहा है। ठीक है, और फिर यहाँ पर से टाइमिंग सिग्नल और जो भी इंस्ट्रक्शन इसको मिला उसको मिला करके ये डिसाइड करता है कंट्रोल यूनिट कि काम क्या करना है। ठीक है, तो उसके करस्पॉन्डिंग ये यहाँ से क्या देता है, कंट्रोल आउटपुट प्रोवाइड करता है। तो हम एक एग्जाम्पल लेकर के समझ लेते हैं। यदि एग्ज़ाम में आपको आता है तो ये डायग्राम आपको बनाना है। अब हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मान लो जो हमारा सीक्वेंस काउंटर है, ये हमारा सीक्वेंस काउंटर था, इसको हमको क्लियर करना है। कब करना है, तो इसको हमें क्लियर करना है जब D3 हाई हो और T4 भी हाई हो। मतलब जो आपका D3 कहाँ से आ रहा है, यहाँ से, और T4 कहाँ से मिलेगा, इधर से। तो जब T4 हाई हो और यहाँ से D3 आ रहा हो, उस समय क्या हो, ये जो हमारा सीक्वेंस काउंटर है उस समय इसका ये जो क्लियर वाला इनपुट है इसको हमको एक्टिवेट करवाना है। तो यदि हम इसका एक टाइमिंग डायग्राम देखें तो वो कैसा होगा, देखिए ये एग्जांपल ऑफ कंट्रोल टाइमिंग सिग्नल है। इसमें क्या हो रहा है, ये देखो क्लॉक, जैसा कि आपकी जो नॉर्मल क्लॉक होती है हर सेकंड में टिक टिक करती है, तो वैसा यदि हम माने तो यहाँ से क्लॉक चली, पहले सेकंड को T0 बोला, फिर T1, एक हर हमेशा इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम लिया है उसने, है ना। हर सेकंड जैसे इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम का होता है, या हर मिनट की बात करें तो 60 सेकंड का हर मिनट है, तो हर टी स्टेट को क्या मिला है, इक्वल टाइम। तो ये इसने दिया यहाँ तक T0, यहाँ से T1, T2, T3 ऐसा चलता गया। पहली क्लॉक में क्या हुआ, ये देखो ये लास्ट में क्या लिखा है, SC क्लियर। जैसे ही क्लॉक मिली उसको तो सबसे पहले क्या हुआ, सीक्वेंस काउंटर क्लियर हो गया, मतलब 0। अब जैसे ही ये क्लियर हुआ उसके बाद जो पहला सिग्नल मिला पहली क्लॉक पे वो था T0। T0 जब ये हुआ तो इस टाइम पर जितने भी रजिस्टर्स थे जिनको कंट्रोल सिग्नल चाहिए था, यदि तो उनको अगर T0 से चाहिए था तो T0 जब एक्टिव हुआ उस समय उन रजिस्टर्स में अपने ऑपरेशंस परफॉर्म हो चुके थे। ठीक, उसके बाद ये एक समय तक हाई रहा, फिर ये हो गया लो। जब ये लो हुआ उसके बाद किसका टाइम आया, T1 का। अब जब ये सब चल ही रहा है तब अपना जो सीक्वेंस काउंटर है वो इंक्रीमेंट हो रहा है हर बार। कब तक इंक्रीमेंट करना है, T4 तक, क्योंकि ये देखिए यहाँ क्या लिखा है, जैसे ही T4 और D3 एक्टिव हो तो सीक्वेंस काउंटर को 0 मतलब क्लियर करना है। तो ये 1 से बढ़ता रहा, हर क्लॉक पे T0 से T1, T2, T3 ऐसे हम आगे बढ़ते रहे। अब जब यहाँ पर T3 पर आए तब हमारा जो ये D3 था, ये वाला जो डेटा लाइन थी ये भी एक्टिव हो गई। ठीक है, जो डिकोडर वाला था हमारा ऊपर वाला डिकोडर, वहाँ से D3 जब निकला ये भी एक्टिव हुआ। लेकिन क्योंकि अभी T4 एक्टिव नहीं था इसलिए ये जो क्लियर का सिंबल दिख रहा है ये अभी भी क्या हुआ, इंक्रीमेंट हुआ। अब जैसे ही नेक्स्ट वाले टी स्टेट में क्या हुआ, ये जो T3 था ये लो हुआ और T4 क्या हो गया, हाई। तो देखो D3 तो ऑलरेडी हाई चल रहा था, T4 भी क्या हो गया, हाई। जैसे ही ये दोनों हाई मिले वैसे ही क्या हुआ, जो हमारा सीक्वेंस काउंटर था उसको क्लियर करना था, क्लियर मतलब कि उस पर हाई वैल्यू देना है। कंप्यूटर के केस में कोई भी चीज़ तब काम करेगी जब उस पर 1 मिलेगा और 0 पर वो काम नहीं करेगी। ठीक है, तो क्लियर पर पहले 0 मिल रहा था, अब क्या हुआ, क्लियर जैसे ही हाई हुआ तो ये जो सीक्वेंस काउंटर था उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो अगर इसकी वैल्यू 0 हो गई तो नेक्स्ट टाइम से क्या होगा, जैसे ही अगली टी स्टेट आई तो ये कहाँ तक पहुँचा था, हमारा T4 तक पहुँचा था। अब ये T4 से फिर कहाँ पर आ जाएगा, T0 पर। अगर इसको हम क्लियर नहीं करते तो क्या होता, T4 के बाद हम T5, T6, T7 ऐसे और आगे तक जाते। लेकिन यहाँ पर हमने भी उसको कंट्रोल सिग्नल क्या दिया कि जैसे ही D3 हाई हो जाए और T4 हो वैसे ही क्या करते हैं, सीक्वेंस काउंटर को 0 मतलब 4 टी स्टेट तक ही चले, उसके बाद फिर से 0 से काउंटिंग करें। ठीक, तो T0, T1, T2, T3, T4 फिर T0। तो ये था हमारा कंट्रोल टाइमिंग सिग्नल का एक
एग्जाम्पल। आई होप आपको वीडियो समझ में आई हूँ। थैंक यू गाइस।